पहले आपको बांग्लादेश की सत्ता के बारे में हम आज बताएंगे, जिसका सिर्फ 7 मिनट में तख्ता पलट कर दिया गया। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अपनी सत्ता सूटकेस में पैक करके चोरी छिपे हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। फिर कैसे बागी जनता ने पीएम हाउस हाईजैक किया, वहां से बत्तख, बकरी, मछली, तकिया, गद्दे उठाकर ले गई। इस पर सबसे पहले वीडियो कुंजी खोलेंगे, फिर आपको समझाएंगे सरकार ने कैसे वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी कर ली है और इसके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। हालांकि इस बिल की आहट से कैसे सियासी चिंगारी भड़की है, आज वक्फ पर सत्ता में आपको सबसे सरल कुंजी दिखाने वाले हैं। आज केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत वाला झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस वजह के की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार के लिए भी बुरी खबर आई। कोर्ट ने कहा एमसीडी में पार्षदों को मनोनीत करने के लिए एलजी को दिल्ली सरकार से सलाह की जरूरत नहीं है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चेंबर बताया है, जो छात्रों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भी जारी किया है। सत्ता में आज हम आपको यह भी बताएंगे भारत का शेयर बाजार गिरावट से लहूलुहान क्यों हो गया और साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट में निवेशकों के 16 लाख करोड़ डूब गए। लेकिन इस क्रैश की वजह क्या है, इसे भी समझिएगा। ईरान के हमले के डर के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में पहुंच गए हैं। दावा है ईरान बदला लेने के लिए इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में क्रूजर और डिस्ट्रॉयर उतार दिए हैं। और आज ओलंपिक में भारत के मेडल की उम्मीदों वाला सोमवार है। आपसे थोड़ी देर में बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज के लिए मैच खेलेंगे। आज टेबल टेनिस में भी भारत की महिला टीम ने शुभ समाचार दिया है, वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज हम उस सत्ता संकट से करने जा रहे हैं जिसका सामना भारत का एक पड़ोसी देश कर रहा है। फाइनली আমরা ভিতরে গণভবনে আপনাদের ভবন আপনারা দেখেন। এই শাকিল ভাই নামবেন। सिर्फ 98 सेकंड के वीडियो ट्रेलर में आपने देखा कैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अब तक के सबसे बड़े सत्ता संकट से गुजर रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत राजधानी ढाका से आई ये तस्वीर है। इस वीडियो में हम आपको जो मूर्ति दिखाने जा रहे हैं वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जिस देश में देखिए कैसे राष्ट्रपिता की मूर्ति पर इस तरह हथौड़े से प्रहार हो रहा हो, जिस देश में बीच चौराहे पर कुछ इस तरह उस देश के जनक का अपमान हो रहा हो, आप समझ सकते हैं वहां के हालात कैसे होंगे इस समय। वहां की सत्ता कितने संकट से गुजर रही होगी। बांग्लादेश में हालात विस्फोटक हैं। मिनटों में पीएम शेख हसीना, जो अब पूर्व पीएम हो चुकी हैं, उनकी सत्ता के सारे समीकरण सूटकेस में बंद हो गए
और फिर वो अपनी कुर्सी, अपना देश, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गई। इससे गंभीर बात क्या हो सकती है कि एक देश की प्रधानमंत्री को वीडियो संदेश देने तक का मौका नहीं मिला। उनके आवास और घर की तरफ भीड़ बढ़ रही थी। सत्ता को बहा कर ले गई वो भीड़। उन्हें ढाका छोड़कर भागना पड़ा। तख्ता पलट हो जाए तो सत्ता ऐसे ही अदृश्य होती है जैसे कभी थी ही नहीं। आपको बता दें, लगभग पिछले 1 घंटे से शेख हसीना भारत में हिंडन एयरबेस पर हैं। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो उन्होंने भारत से कोई मदद नहीं मांगी है। भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर वो मदद मांगती हैं तो विचार किया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को बांग्लादेश के पूरे हालात की जानकारी दी है। बांग्लादेश में जो हुआ और जो हो रहा है, ऐसा कभी श्रीलंका में हुआ था, जो कभी पाकिस्तान में हो चुका है, जो कभी म्यांमार में हो चुका है, आज वो बांग्लादेश में हो रहा है। आरक्षण की भट्टी में बांग्लादेश कुछ इस तरह जल रहा है कि देश की सत्ता, देश का भविष्य, देश की अर्थव्यवस्था, उस देश का अस्तित्व, सब कुछ संकट में आ चुका है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन पिछले 24 घंटे से बांग्लादेश में क्या हुआ और कैसे शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, ये दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक केस स्टडी है। आज से सिर्फ 7 महीने पहले शेख हसीना ने 300 में से 204 सीट लाकर प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की थी। लेकिन यह जनादेश कैसे जनाक्रोश में बदला और बहुमत वाली सरकार से हालात तख्ता पलट तक पहुंच गए, ये आपको 10 अपडेट के साथ आइए बताते हैं। ये भारत के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये ऐसी खबर है जिसका सबसे ज्यादा असर भारत पर ही पड़ता है। इसीलिए सत्ता की इस कुंजी को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश में करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंसा और तोड़फोड़ के अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद शेख हसीना ने आज पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने आज दोपहर 2:30 बजे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी दूसरे देश में सुरक्षित जगह शिफ्ट होंगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि देश में शांति वापस लाएंगे, भरोसा रखें। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 3 हफ्तों में यहां हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में 3 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में ताला लगाया गया है। अदालत भी बंद है, एयरपोर्ट भी बंद है। सवाल यही है कि आखिर अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि सेना को कमान संभालनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई? ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को देश के नाम वीडियो संदेश देने का मौका तक नहीं मिला? सत्ता में बांग्लादेश की पूरी कहानी डिकोड हो रही है, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी कैसे उपद्रवी बनकर न सिर्फ हाई प्रोफाइल इलाकों में घुस रहे हैं, बल्कि पुलिस, कानून, सेना सबको चुनौती दे रहे हैं। वैसे बांग्लादेश आरक्षण की इस आग में पिछले कई महीनों से जल रहा है। कई बार हिंसा भड़क चुकी है, लेकिन अब जब आक्रोश का पानी सिर से ऊपर आ गया तो चुनी हुई सरकार का सूरज कुछ ही मिनटों में डूब गया और परिणाम के रूप में बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति पर हथौड़ा चलाने वाली ऐसी तस्वीर सामने आई। जो आपको जानना चाहिए, कौन है मुजीबुर रहमान, जिन्होंने भारत की मदद से बांग्लादेश की स्थापना की थी, जिन्होंने साल 1971 में पाकिस्तानी जुर्म का मुकाबला किया था। आज के हालात देखकर बांग्लादेश में तख्ता पलट की वो कहानी फिर से याद आ गई जब 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी हत्या के बाद देश में सैन्य शासन स्थापित किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर देश जरूर बना था, लेकिन पाकिस्तान का नेटवर्क बांग्लादेश में तब भी था, आज भी है, जिसके सबूत के तौर पर प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीर आप देख सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की आवाम शुरू से ही 2 धड़ों में बटी रही है। एक धड़ा कट्टरपंथियों का है, जो पाकिस्तानी सेना का जुर्म सहने के बावजूद आज भी पाकिस्तान के करीब है,
और दूसरा धड़ा शेख हसीना वाला है, जिनके खिलाफ आक्रोश की सारी सीमाएं आज पार हो चुकी हैं। बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जब भी आवामी लीग कमजोर पड़ती है या जनता पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, तब बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। हालांकि इस वक्त की बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इधर शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ देश छोड़ा, उधर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ कमान संभाली बल्कि अंदरूनी सरकार का भी ऐलान कर दिया। अब ढाका में पीएम आवास के अंदर से शेख हसीना की तस्वीर भी उतारी जा चुकी है। जब सत्ता पलटती है, जब सत्ता में अलोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन होता है, जब प्रदर्शनकारी पुलिस, सेना, कानून और अदालत पर भारी पड़ जाते हैं, तो तस्वीरें कैसी होती हैं। अब वो देखिए, ये बांग्लादेश के पीएम हाउस की तस्वीरें हैं। ये वो जगह है जहां से शेख हसीना फैसले लेती थी, देश को चलाती थी। अब न सिर्फ पीएम आवास से उनकी तस्वीरें उतारी जा चुकी हैं, बल्कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस चुके हैं। देखिए कैसे पीएम आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। अगर ये कहें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के घर पर तख्ता पलट वाला उत्पात चल रहा है, तो ये गलत भी नहीं होगा। प्रदर्शनकारी आनंद ले रहे हैं और सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। ये हमने श्रीलंका में भी देखा था, अफगानिस्तान में भी देखा था। सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद प्रदर्शनकारी ये बताते हैं कि वो किसी से कमतर नहीं है, उनके पास भी ताकत है। ये प्रदर्शन का अलग मनोविज्ञान है जो भारत के पड़ोसी देशों में बार बार देखने को मिला है। आज बांग्लादेश में भी यही हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आधिकारिक आवास गण भवन में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी कुर्सियां और सोफे ले जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पशु पक्षियों तक को नहीं छोड़ा है। जिसके हाथ में जो आया वो लेकर फरार हो गया। एक प्रदर्शनकारी खरगोश लेकर जाता हुआ दिखाई दिया था। देखिए किस तरह से जहां कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां बैठ गए और वहां बैठकर अराजकता फैलाई। इसके अलावा जो हाथ में आया उसे लेकर यहां से जाते हुए दिखाई दिए। किसी के हाथ में जानवर तो किसी के हाथ में कपड़े, जो हाथ में आ रहा था वो लेकर जा रहे थे। प्रदर्शनकारी देखिए किस तरह से बैग भर भर कर सामान लेकर जा रहे हैं। कपड़े, साड़ियां शेख हसीना तक की वो नहीं छोड़ी गई, वो भी यहाँ से प्रदर्शनकारी लेकर गए। तो जो उनके हाथ लगाए पीएम आवास में उसे लेकर गए हैं प्रदर्शनकारी। किस तरह से जानवरों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको। प्रदर्शनकारियों ने किसी को नहीं छोड़ा। शेख हसीना के आवास पर रखे गद्दे, साड़ियां और छोटा मोटा सामान भी प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया। एक तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र की हिंसक तरीके से लूट हुई है। बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 14 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। बांग्लादेश को $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग अध्यक्ष शेख हसीना के कार्यालय को आग लगा दी। ढाका के मोहाखाली और मीरपुर इलाके में हजारों लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। मार्च करने वालों में काफी संख्या में महिलाएं भी हैं।
आपको बता दें, शाहबाग का इलाका आवागमन का एक बड़ा हब है और शहर का केंद्र है। यहाँ कई पार्क और विश्वविद्यालय मौजूद हैं। सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन वो मार्च करने वालों को रोक नहीं रही है। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम देखी जा रही है। यह आक्रोश बांग्लादेश की उस प्रधानमंत्री के खिलाफ है जो 20 साल तक सत्ता में रहे। आरक्षण के विरोध में जो हिंसा हो रही है, उस पर सरकार ने काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। 3 दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं। ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लगा दिया गया है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस बंद के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन भी करेंगे। सवाल लेकिन यह है कि अब सेना के हाथ सत्ता की बागडोर जाने के बाद बांग्लादेश में क्या होगा। आज सेना ने इस तरह से मोर्चा संभाला जैसे कोई नई सरकार सत्ता में आने के बाद एक्शन में आती है। आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी को बुलाया। आर्मी हेडक्वार्टर में सिविल सोसाइटी को बुलाया गया। अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात की गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलनकारियों को भरोसा दिया गया कि शांति से हर समाधान करेंगे। बांग्लादेश में अब वहां की सेना अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट से मांगे पूरी करने की बात कही और यह भी कहा कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। इस वक्त की बात करें तो आर्मी चीफ के हाथ में पूरे बांग्लादेश की कमान है। वकारुज्जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान को हाल ही में प्रमोट करके आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को अगले 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था और अब करीब 2 महीने के अंदर ही उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि देश की सत्ता अब उनके हाथ में है। अब आगे बांग्लादेश को कौन चलाएगा, इस सवाल से जुड़ी कई संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। खालिदा जिया बहुत बीमार हैं। एक बेटे की उनकी मौत हो चुकी है। दूसरा बेटा लंदन में है जिसका नाम है तारिक रजा। उसे बांग्लादेश में उम्र कैद की सजा हुई थी। ऐसे में बीएनपी क्या उसे बांग्लादेश की कमान सौंप सकती है? ऐसे तमाम सवालों पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि साल 1975 में भी सेना ने तख्ता पलट किया था। उस वक्त सेना ने मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका था और इसके बाद सेना 15 वर्षों तक यानी 1990 तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं और बांग्लादेश सरकार रक्षा पर $3.8 अरब खर्च करती है। बांग्लादेश में प्रदर्शन का जमाते इस्लामी वाला कनेक्शन भी आप समझ लीजिए। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आंदोलनकारी छात्रों को जमाते इस्लामी ने भड़काया और सरकार और छात्रों की बातचीत कामयाब नहीं होने दी, जिसके बाद बांग्लादेश की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी जमाते इस्लामी का नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। अब सत्ता परिवर्तन के बाद जमाते इस्लामी सरेआम धमकी दे रही है। जमाते इस्लामी की ओर से कहा गया है कि शेख हसीना को घेरो, जिस देश में रुके उसके दूतावास को घेरो।
बांग्लादेश में सत्ता संकट का असर सिर्फ यूनिवर्सिटी, अदालत, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर ही नहीं है, बल्कि यहाँ की क्रिकेट टीम पर भी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त से होगी। पाकिस्तान में खेली जाने वाली इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में 21 से 25 अगस्त तक होना है, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच कराची में खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम को इस टेस्ट सीरीज के लिए 17 अगस्त को पाकिस्तान रवाना होना है, लेकिन कल कर्फ्यू के चलते बांग्लादेश की प्रैक्टिस टल गई थी। अब सत्ता परिवर्तन के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है। खैर, सारे अपडेट आपको सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देखने को लगातार मिलते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं NSA अजीत डोभाल, ये जानकारी मिल रही है। शेख हसीना से मुलाकात की है NSA अजीत डोभाल ने। हिंडन एयरबेस पर अभी भी मौजूद है शेख हसीना। शाम करीब 5:30 बजे हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड कर चुका है। वो अभी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए NSA अजीत डोभाल पहुंचे हैं। भारत की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि शेख हसीना ने अभी तक भारत से मदद नहीं मांगी है। अगर मदद मांगी जाएगी तो उनको मदद देने पर विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री से इस बीच राहुल गांधी मिले हैं, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के हालात पर उन्होंने चर्चा की है और विदेश मंत्री से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। तो इस वक्त भारत में भी गतिविधियां तेज हैं। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात करने के लिए NSA अजीत डोभाल शेख हसीना से पहुंचे हैं। लेकिन TV9 नजरिया क्या है? बांग्लादेश में जो हुआ उसे देखने का एक नजरिया ये भी है कि भारत के पड़ोस में तख्ता पलट का संक्रमण फैला हुआ है। बांग्लादेश का हाल आपने देखा है। इससे पहले हम अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का आना देख चुके हैं। श्रीलंका में तख्ता पलट की तस्वीरें देख चुके हैं। म्यांमार का हाल हमने देखा है। इसके अलावा मालदीव्स, नेपाल और पाकिस्तान में सरकारों पर चीन के रिमोट कंट्रोल का असर भी है। यानी भारत के पड़ोस में लोकतंत्र का खून बह रहा है। तख्ता पलट वाला वायरल एक जाल की तरह चारों ओर है। इन घटनाओं को इस एंगल से स्कैन करेंगे तो आपको चीन की साजिश भी नजर आएगी और बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे तो पाकिस्तान और चीन दोनों का मिला जुला खेल माना जा रहा है। ग्लोबल सत्ता में बड़ी हलचल के बाद अब बात सत्ता की एक शुद्ध लोकल खबर की करते हैं, जिसने भारत में काफी हलचल पैदा कर दी है। यह खबर देश की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। रविवार से इसकी चर्चा शुरू हुई और 24 घंटे के अंदर यानी आज सोमवार को संसद से लेकर सड़क तक यह खबर ट्रेंड कर रही है। यह खबर वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की कोशिश से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बड़े बदलाव करने वाली है। इसका विधेयक तैयार कर लिया गया है। इसे संसद के मौजूदा सत्र में कभी भी पेश किया जा सकता है। नए कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को ज्यादा जवाबदेह बनाने की बात हो रही है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग और मौलानाओं का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। हालांकि बदलाव क्या क्या होंगे इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन बदलाव जानने से पहले ही विरोध की गति में तीव्रता दर्ज की जा रही है। वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव हो रहा है। मौलानाओं की चर्चा में हाहाकार है। वो सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों की भाषा भी ऐसी ही है। वो कह रहे हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में लोगों को फंसाए रखना चाहती है। आज की खबर पर हमने सत्ता की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है, जिसके एक हिस्से में मौजूदा राजनीति है और दूसरे हिस्से में ऐतिहासिक तथ्यों वाला रिसर्च है, जो आपको इस विषय का जानकार बनाएगा। इस कुंजी की शुरुआत सबसे पहले ये समझते हुए करते हैं कि जिस वक्फ बोर्ड की इतनी चर्चा हो रही है वो दरअसल है क्या। आखिर वक्फ क्या होता है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, जबकि वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोक कल्याण के लिए दिया गया धन। अगर हम आसान शब्दों में वक्फ का मतलब दान भी कह सकते हैं या समझ सकते हैं। दान की कई संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ भी 3 तरह के होते हैं। पहला धार्मिक वक्फ, इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि आते हैं। दूसरा धर्मार्थ वक्फ, इसमें अस्पताल, स्कूल, गरीबों के लिए खाना और आश्रय आदि आते हैं। तीसरा प्राइवेट वक्फ, इसमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है?
वक्फ की जमीन यानी इस्लाम में जिन जमीनों या संपत्तियों को दान कर दिया जाता है उसकी देखभाल के लिए एक संस्था है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। ये संस्था वक्फ की जमीन का प्रबंधन संभालती है। एक बार यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को वक्फ कर देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि दुनिया के करीब 50 देश जमीन के मामले में उससे छोटे पड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास देश में 8.5 लाख संपत्तियां हैं जो कुल 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। अगर भारत के संदर्भ में समझें तो देश में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय सेना के पास है जो कि 18 लाख एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है और फिर 9 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। इसमें यूपी नंबर 1 पर है। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,735 संपत्तियां हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 33,147 संपत्तियां हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बात करें तो वहां 32,158 संपत्तियां हैं। यानी 8.5 लाख संपत्तियों में से करीब 2 लाख संपत्तियां तो इन्हीं 3 राज्यों में हैं। अब जब इतनी संपत्ति है तो इसे मैनेज भी तो करना होगा और यही काम वक्फ बोर्ड करता है। इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। दरअसल वक्फ बोर्ड 2 स्तर पर होता है, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर उस राज्य के मंत्री। सामान्य तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास ही ये दर्जा भी होता है। केंद्रीय स्तर पर 20 सदस्य होते हैं, राज्य स्तर पर भी करीब इतने ही सदस्य होते हैं वक्फ बोर्ड में। मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद और कई मौलाना इसके सदस्य होते हैं। भारत में फिलहाल एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं पूरे देश में। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अलग अलग समय पर बादशाहों और नवाबों ने बड़ी तादाद में जमीन और दूसरी संपत्तियां वक्फ की थी। आजादी से पहले अंग्रेज या फिर उनकी तरफ से नियुक्त किए गए लोग या फिर नवाब इसे देखते थे। आजादी के बाद यह डर पैदा हुआ कि अगर इन जमीनों की देखरेख नहीं होगी तो इस पर अवैध कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ की जमीनों की देखभाल के लिए एक कानून बनाया और इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यानी 1954 में मुसलमानों की तरफ से दान की हुई संपत्तियों को सही तरीके से रखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया। वर्ष 1954 का कानून बनने के बाद इसमें पहला बदलाव 1995 में नरसिम्हा सरकार ने किया। दूसरा संशोधन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी, जबकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता ही दे दी। 1995 में वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां दी गई उससे बोर्ड को इतनी ताकत मिल गई जैसे किसी कोर्ट को हासिल होती है। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकती है। हालांकि हक जताने के पीछे कुछ शर्तें जरूर होती हैं। वक्फ बोर्ड को ऐतिहासिक दस्तावेजों, गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नोटिस देना होता है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही अपील करनी होगी, अपने सबूत पेश करने होंगे, अपना दावा साबित करना होगा। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इस देश में आप संसद से पास कानून के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इतनी शक्ति है वक्फ बोर्ड में। इन्हीं ताकतों के कारण वक्फ बोर्ड कई बार विवादों में घिरा है। उस पर आरोप लगे वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण भी मौजूद हैं। जैसे करीब 1 वर्ष पहले तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में 500 साल पुराने हिंदू मंदिर समेत पूरे गांव पर दावा कर दिया। इसके बाद 2022 में हरियाणा के यमुनानगर में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई। नवंबर 2021 में वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर अपना दावा कर दिया था।
इसके अलावा और भी घटनाएं हैं। लखनऊ में एक शिवालय पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताया गया। इसके अलावा 2021 में वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका में 2 द्वीपों पर अपना दावा किया था। जनवरी 2024 में वक्फ बोर्ड का हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर भी दावा सामने आया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में IT पार्क विकसित करने की आड़ में वक्फ की जमीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दी गई। इसके अलावा 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ को 132 संपत्तियों को अवैध माना था। अब वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियां हैं उन पर विवाद है और माना यह जा रहा है कि इसी में बदलाव किया जाना है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को उसमें नियुक्त कर देता है और अलग अलग जगहों पर वो अपने हिसाब से वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं मनमाने तरीके से वक्फ की जमीन बेची जा रही है तो कहीं मनमाना किराया वसूला जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं का कहना है कि वो किसी सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं कि वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है। आज का कानून तो ऐसा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे, उंगली रख दे, नोटिफिकेशन निकाल दे। इसमें एक छोटा प्रावधान जोड़ा है कि वक्फ बोर्ड जब किसी प्रॉपर्टी को ऐसा घोषित करना चाहेगा, इसका एक वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है। वक्फ की कई प्रॉपर्टीज पे सरकार ने और गैर सरकारी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। हम वो लड़ाई तो अलग लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब अगर आप इसको ऐसा कर दें कि सरकार तय करेगी कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं है, तो फिर वक्फ की प्रॉपर्टी का तो अल्लाह ही हाफिज है। आप इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि सरकार संपत्तियां लेना चाहती है। ये तो इंटेंशन जाहिर हो रहा है भाई। देखिए, बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है। अब सरकार की नीयतें खराब हो रही है। वक्फ बोर्ड राजनीतिक दलों के वोटों की फसल काटने का भी हथियार रहा है, इसलिए चुनावों से पहले सरकार वक्फ बोर्ड को लाभ देती रही है। मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली में वक्फ के दावे वाली 123 प्रमुख संपत्तियों को उसे ट्रांसफर कर दिया था। 2022 के काटीआई के मुताबिक 2015 से 2022 तक दिल्ली सरकार ने 101 करोड़ रुपए से ज्यादा की सार्वजनिक संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी। और अब जब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की खबरें आ रही हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। वैसे वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है कि ये विधेयक कब लाया जा रहा है, इस विधेयक में क्या क्या संशोधन होंगे। इस पर मौलानाओं का जितना गुस्सा, जितनी नाराजगी और विपक्षी दलों का जो शोर आप सुन रहे हैं वो सिर्फ कयासों पर आधारित है। इसमें पुष्ट खबरों की मात्रा बहुत ही कम है। खैर, आज सत्ता की कुंजी के जरिए हमने आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। हमारी नजर इस मुद्दे पर रहेगी और सभी अपडेट आपको TV9 भारतवर्ष पर लगातार देखने को मिलते रहेंगे।